Good morning students and my dear friends. Today is 5th of December 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड अदर अपडेट्स भी मिल जाते हैं। Recommended play speed है इस वीडियो की 1.25x. Thought of the day is never let the fear of striking out stop you from playing the game. आज के मिंट पेपर की ये 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और डिस्कशन में हम आज 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। बुल सेलिब्रेट सैफरन स्वीप। तो 3 हार्टलैंड स्टेट्स में बीजेपी की विक्ट्री के बाद जैसा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो इंडिया के स्टॉक मार्केट है, इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो अप करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओवरनाइट इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं या इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 5.8 ट्रिलियन अर्न किया। सो इन्वेस्टर टर्न रिचर बाय 5.8 ट्रिलियन overnight as Indian benchmark indices rose the most in 14 months on Monday। तो पिछले 14 महीनों के अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट इंडाइसेस हैं, जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, वो पहुंचे कौन से? निफ्टी और सेंसेक्स। और ये क्यों हुआ? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बीजेपी की विक्ट्री के बाद जो 3 हार्टलैंड स्टेट है वहां पर पोल्स के रिजल्ट आए हैं जहां पर बीजेपी ने एक ठीक ठाक विक्ट्री रजिस्टर करी और इस विक्ट्री के बाद, इस जीत के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट एंटिसिपेट कर ही रहे थे कि अब इसके बाद जो मोदी प्रीमियम की जो वेव है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब मोदी प्रीमियम की वजह से ये एंटिसिपेट कर रहे हैं। मोदी प्रीमियम मीन्स मोदी का इफेक्ट जो है उसको एंटिसिपेट करते हुए इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर का जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें भी बीजेपी गवर्नमेंट ही आएगी। और इस पर्टिकुलर एंटिसिपेशन के बाद एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी एंटिसिपेट करी, यानी कि पॉलिसी में जो भी मार्केट में पॉलिसी है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी है, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी क्योंकि सेम गवर्नमेंट रहेगी। और इसी पॉलिसी कंसिस्टेंसी, पॉलिसी सर्टनिटी को की वजह से मार्केट में ऑप्टिमिज्म इंक्रीज हुआ है और उसी ऑप्टिमिज्म का इम्पैक्ट हमें जो इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उसमें देखने को मिल रहा है। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, कंसिस्टेंसी, सर्टनिटी, अगर इस तरह के पॉजिटिव कैनोटेशंस होते हैं तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, दे टेक मोर रिस्क क्योंकि पॉलिसी कंसिस्टेंसी, पॉलिसी सर्टनिटी उन्हें दिखती है। तो दिस इज द हाईएस्ट इंक्रीज इन लास्ट 14 मंथ। पिछले 14 महीनों के अगर हम ड्यूरेशन को देखें तो इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस में पिछले 14 महीनों का हाईएस्ट इंक्रीज है। और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ निफ्टी में इंक्रीज देखने को मिला या सेंसेक्स में, दोनों ही इंडाइसेस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किए हैं। तो ड्राइवन बाय इंस्टीट्यूशनल परचेज एंड इंडेक्स फ्यूचर, शॉर्ट सेलिंग कवर्ड बाय एफपीआईज। तो दोनों के ही केस में एफपीआईज और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं दोनों के ही केस में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। और इसी इंक्रीज की वजह से निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने सिंगल सेशन का अभी तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया है सिंस 4 अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 के बाद से अगर हम देखें तो ये अभी तक का सिंगल सेशन का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, सिंगल सेशन में जो इंडेक्स ने या जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उन्होंने अचीव किया है। और इसके बाद से जो बेंचमार्क है वो अपने हाईएस्ट एवर लेवल पर पहुंच गए हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 20,702.65 के पॉइंट पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स 68,918.22 के पॉइंट पर क्लोज हुआ। हालांकि अगर हम पिछले 5 साल पहले का रिजल्ट देखें जब बीजेपी जो 3 स्टेट्स में हारी थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, पिछले 5 साल पहले अगर जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी को हार मिली थी, उसके बाद जो मार्केट था वो क्लोज ही फ्लैट हुआ था, बहुत ज़्यादा फ्लैट ही क्लोज हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस बार जो इन्वेस्टर्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्रॉबेबली निफ्टी और सेंसेक्स में इस बार इंक्रीज देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मोदी प्रीमियम फॉर नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस जो अपने 14 महीनों के अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, फॉलोड बाय बीजेपी एम्फेटिक विक्ट्री इन 3 स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंडाइसेस रहे निफ्टी के और सेंसेक्स के, डे हाई कितना रहा और चेंज एट क्लोज, जो चेंजिंग क्लोज पे
क्लोजिंग में जो चेंजिंग हुई उसको भी आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कॉटन पायलट स्कीम अहेड गवर्नमेंट टू एक्सटेंड इट बाय अ ईयर। तो जो प्रोजेक्ट पायलट स्कीम चल रही थी जिसको अप्रैल के मंथ में, इस साल अप्रैल के मंथ में लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किस लिए लॉन्च किया था? इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। अगर हम इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन को देखें तो पिछले कुछ टाइम से जो कॉटन प्रोडक्शन है वो डाउन हिल्स में चल रहा है, डिक्लाइन हो रहा है एट ऑल इंडिया लेवल। तो इसी कॉटन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रैल के मंथ में एक स्कीम लॉन्च करी थी अप्रॉक्सीमेटली 10 स्टेट्स में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो कॉटन प्रोडक्शन है वो इन 10 स्टेट में इंक्रीज करने वाला है, और इसी इंक्रीज की वजह से गवर्नमेंट ने जो पायलट स्कीम, कॉटन पायलट स्कीम लॉन्च करी थी उसको गवर्नमेंट एक साल और इंक्रीज करने जा रही है, एक साल और एक्सटेंड करने जा रही है। तो मार्च 2024 के बाद इसको एक साल और एक्सटेंड किया जाएगा इस कॉटन पायलट स्कीम को। ऐसा कहा जा रहा है कि इन 10 स्टेट्स में जो कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट इनटू और थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और स्कीम। तो क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे? बेसिकली जो ये पायलट स्कीम, कॉटन पायलट स्कीम लॉन्च करी गई थी, इसके तहत गवर्नमेंट ने जो बेस्ट एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनको अडॉप्ट करने को प्रमोट किया था। क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड किए थे फार्मर्स को, हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम को प्रमोट किया था। तो इन सब की वजह से इन 10 स्टेट्स में जो कॉटन का प्रोडक्शन है, जो कॉटन की ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन में जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है एज पर द ऑफिशियल्स। और इसी को देखते हुए इन स्टेट में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% तक सब्सटैंशियल इंक्रीज देखने को मिलेगा कॉटन प्रोडक्शन पे एट ऑल इंडिया लेवल। और इसी को देखते हुए जो स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जो स्पेशल प्रोजेक्ट स्कीम लॉन्च करी गई थी कॉटन को इन्हांस करने की, वो भी एक्सटेंड कर दी जाएगी मार्च 2024 के बाद, क्योंकि मार्च 2024 तक ही ये स्कीम थी, बट अब ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इसको इंक्रीज किया जाएगा। हालांकि इस स्कीम तक 15,000 फार्मर्स और 10 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया था। प्रोबेबली हो सकता है कि जो एक्सटेंशन किया जा रहा है उसमें और ज़्यादा स्टेट्स को भी इंक्लूड किया जाए या और ज़्यादा फार्मर्स को भी इंक्लूड किया जाए। फाइनल डेटा प्रोडक्शन पर जनवरी के मंथ में एनालाइज किया जाएगा, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एनालाइज करेगी और देखेगी एक्चुअल जो ये कॉटन पायलट स्कीम रही इसका क्या इम्पैक्ट रहा। हालांकि कॉमर्स मिनिस्ट्री के साइड से और जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साइड से फिलहाल के लिए कोई भी अनाउंसमेंट, ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं किया गया है इस स्कीम के एक्सटेंशन को लेकर के और इस स्कीम के इवैल्यूएशन को लेकर के। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम इट। EIB eyes green H2 to add to its India renewable पुश। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EIB के नाम से भी जानते हैं, तो सोलर और विंड में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करने के बाद इंडिया में सोलर और विंड सेक्शन में सिग्निफिकेंटली फोकस करने के बाद जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है दैट इज नाउ कीन टू जंप इनटू ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में या सेक्टर में भी अब जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है वो जंप करने जा रहा है, वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। बट हालांकि बहुत कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक प्लान जो है वो अभी भी इंडियन कंपनीज के साइड से नहीं रखा गया। तो बेसिकली इन्वेस्ट करना चाह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में। क्यों? सीधी सी बात है, अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जिस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के कई सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए कई सारे मेजर्स लिए हैं, उसको देखते हुए ये सेक्टर अभी के लिए EIB को प्रॉफिटेबल लग रहा है। तो नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस सेक्टर। हालांकि इंडियन कंपनीज के साइड से अभी कोई ऐसा प्रपोजल, कॉन्क्रीट प्रपोजल इस इन्वेस्टर को नहीं दिया गया है। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, फ्रेश स्ट्रैटेजी इन वर्क्स टू बूस्ट ट्रेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फ्रेश फॉरेन ट्रेड स्ट्रैटेजी, नॉट पॉलिसी, स्ट्रैटेजी की बात हो रही है यहाँ पर, तो फ्रेश फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसको अनाउंस करने वाली है और उसके लिए पिछले कई टाइम से जो है वो प्रिपरेशन चल रही है। कई सारे डिपार्टमेंट्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंडिया, एग्जिम बैंक, ट्रेड बॉडीज जैसे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी NASSCOM, सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल SEPC, इस तरह की कई सारी बॉडीज के साथ जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंटर
इंटरनल और इंटेंस डिस्कशन कर रहा है। तो कई सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया है, कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को इन्वॉल्व किया गया है इनटू दिस डिस्कशन। और मीटिंग और पर्पस क्या है इस डेलिब्रेशन का, इस मीटिंग का पर्पस ये है कि ये जो मीटिंग्स कनेक्ट करी जा रही है इनका सीधा पर्पस ये है कि एक फ्रेश फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो लाई जाए। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स, सारे जो प्रमोशन काउंसिल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मिल करके फ्रेश फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। क्यों लाई जा रही है ये फ्रेश फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? सिंपली टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ एंड कोलैबोरेशन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ये नई फॉरेन ट्रेड स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस करी जा रही है। और ये जो नई फॉरेन ट्रेड स्ट्रैटेजी है इसका सीधा एम्बिशियस टारगेट जो है वो ऑलरेडी जो इन्विजाज विजन्स है उसके अलाइंड है। क्या विजन है? इंडिया ने जो एम्बिशियस टारगेट रखा है कि 2 ट्रिलियन टोटल एक्सपोर्ट अचीव करना है इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट को मिला, मर्केंटाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट को मिला करके इंडिया जो है अप्रॉक्सीमेटली $2 ट्रिलियन का एम्बिशियस टारगेट अचीव करना चाहता है। कब तक? बाई 2030, तो 2030 तक। सिंपल फॉर्मेट में अगर मैं बोलूँ तो 2030 तक इंडिया $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट अचीव करना चाहती है, जिससे कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में वो 10% तक इंक्रीज हो जाए। अभी कितना है? अभी 2.7 है। तो इंडिया का जो अभी एक्सपोर्ट का शेयर है, ट्रेड में जो शेयर है इंडिया का टोटल ग्लोबल में, वो 2.7 है। इसको इंक्रीज करके 10% करने का टारगेट है और 2 ट्रिलियन तक का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया अचीव करना चाहती है। तो इसी पर्टिकुलर टारगेट को, एम्बिशियस टारगेट को देखते हुए नई फॉरेन ट्रेड स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस करी जा रही है। और ऐसा नहीं कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है, पिछले कई ही मंथ से जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो इस डेलिब्रेशन में, इस तरह की मीटिंग्स में इन्वॉल्व है। लेकिन ये एक्चुअली में ये ड्राफ्ट कब तैयार होगा, ये स्ट्रेटजी कब रिलीज होगी, स्ट्रेटजी पेपर कब रिलीज होगा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अभी क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉशियस है कि ऐसा टाइम जबकि ग्लोबल लेवल पर अनसर्टनिटीज़ चल रही हैं, कई सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिल रही हैं, चाहे हम इजराइल हमास की बात करें, चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात करें, तो इस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट इस तरह कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज़ करना भी नहीं चाह रही, क्योंकि उसकी सक्सेस या उसमें अचीवमेंट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से अनसर्टनिटीज ज़्यादा है। इसके बाद कई सारे कंट्रीज़ में रिसेशनरी सिचुएशंस भी देखने को मिल रही हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट इस ड्यूरेशन को तो नहीं चूज़ करेगी, इस टाइम पीरियड को तो नहीं चूज़ करेगी किसी भी तरह के नए पॉलिसी डॉक्यूमेंट या स्ट्रेटजी पेपर को रिलीज करने के लिए। बट दिस इज़ वन ऑफ द एम्बिशियस प्लान जिसको गवर्नमेंट अचीव करने के लिए नई स्ट्रैटेजी बना रही है, जिसके तहत कई सारी पॉलिसीज, कोलैबोरेशंस, ग्रोथ को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ वर्थ $451 बिलियन एंड सर्विस वर्थ $322 बिलियन इज इन 2023, जिसको इंक्रीज करके इतनी लाने की बात करी जा रही है इन अपकमिंग 5 to 6 years। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स जो कि इसी के साथ पेज नंबर 4 पर ही दिए हुए हैं। NCEL अलाउड टू एक्सपोर्ट 9,000 tons broken rice। तो यहाँ पर NCEL इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस NCEL? नेशनल कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसने फिलहाल के लिए 9 लाख टन के ब्रोकन राइस और 35,000 टन के वीट और वीट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया है। और ये न्यूज़ हम क्यों कवर करें कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने राइस और वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। क्यों लगा दिया था? क्योंकि इनके प्राइस बढ़ा था, तो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई को इंश्योर करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड ने 9 लाख टन के ब्रोकन राइस और 35,000 टन के वीट और वीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया है। इसके साथ फर्टिलाइजर पावर सेक्टर टू रेज LNG इंपोर्ट SNP। तो ये SNP का प्रोजेक्शन है। SNP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो SNP के अकॉर्डिंग इंडिया का जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, LNG इंपोर्ट है, वो 3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे यानी 3 MMCM पर डे के हिसाब से इंक्रीज हो सकता है इन समर 2024। तो इतना ज़्यादा, इतना ह्यूज क्वांटिटी में इंडिया LNG इंपोर्ट करेगा। रीजन बिहाइंड एज पर SNP देयर विल बी
इंक्रीज गैस कंजप्शन इन पावर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर। तो पावर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में जो एलएनजी है उसका कंजप्शन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से अपकमिंग समर सीजन में इंडिया का जो एलएनजी इंपोर्ट है वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, बैंक लिक्विडिटी बैक इन सरप्लस आफ्टर अ मंथ। तो बैंक से रिलेटेड दो न्यूज़ है, वो भी हम यही डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए पहली न्यूज़ देख लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम जो लिक्विडिटी है वो अपने सरप्लस मोड पर पहुंच गई है। कब पहुंची है? फ्राइडे को। तो पिछले कई महीनों में डेफिसिट की सिचुएशन के बाद फाइनली हमें फ्राइडे को इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो लिक्विडिटी है उसमें हमें सरप्लस की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है ये सरप्लस क्यों है और कैसे पता चला है सरप्लस? तो अगर हम देखें तो बैंक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 26,240 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पार्क किया। हम सभी को पता है जब बैंक से पास एक्सेस होता है तो वो आरबीआई में पैसा जमा कर देते हैं, जब कमी होती है तो वो आरबीआई से ही विड्रॉ करते हैं। और किस पर होता है? रेपो और रिवर्स रेपो रेट पर होता है। हम कई बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो बैंक्स ने फ्राइडे को 26,240 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पार्क किए हैं ऑन संडे, और यही नंबर फ्राइडे को अप्रॉक्सीमेटली 20,403 करोड़ था और सैटरडे को 8,157 करोड़ था। तो हम देख सकते हैं कि सैटरडे, फ्राइडे और संडे में बैंक्स ने जो एक्सेस अमाउंट था, जो सरप्लस लिक्विडिटी थी, वो आरबीआई के पास पार्क करी है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करे कि फाइनली एक महीने के बाद ही सही, लेकिन इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हमें लिक्विडिटी सरप्लस सिचुएशन देखने को मिली एज पर द मार्केट पार्टिसिपेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सडन ये इंक्रीज क्यों देखने को मिला? क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि बिकॉज ऑफ द मंथ एंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ बीन इंक्रीज्ड, और इसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होने की वजह से मार्केट में सरप्लस लिक्विडिटी रही। हालांकि अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ व्हाट? ऑफ बॉन्ड सेल्स हैव वेंट अमंग द बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो कि उनका ये मानना है कि जो सरप्लस लिक्विडिटी में देखने को मिल रहा है ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, ये आगे ये फिर से डेफिसिट के मोड में बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी जाएगी। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है सरप्लस लिक्विडिटी की सिचुएशन से। क्यों कंफर्टेबल नहीं है? इसका भी रीज़न है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन मार्केट में देखने को मिल रही, तो आरबीआई फिलहाल कहीं से भी नहीं चाहेगी मार्केट में सरप्लस लिक्विडिटी रहे, जिससे कि और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़े। तो फिलहाल के लिए आरबीआई इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस सरप्लस लिक्विडिटी, और इसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से प्रॉबेबली जो लिक्विडिटी है वो आगे आने वाले टाइम में फिर से फॉल करेगी, जिसकी वजह से जो बॉन्ड सेल है, जो बॉन्ड यील्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो मार्केट इज नॉट expecting anything at least until the policy review, unless RBI reiterate or discuss more about OMO, or maybe then market will start pricing the possibility of OMO again। तो फिलहाल ओपन मार्केट ऑपरेशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा की नहीं है मार्केट, क्योंकि उनका मानना है कि आरबीआई सरप्लस लिक्विडिटी रहने ही नहीं देगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसीज ग्रू 22% इन अक्टूबर। ये भी बैंक से ही रिलेटेड न्यूज़ है और पेज नंबर 4 पर ही दी हुई, इसको हम देख लेते हैं। तो बैंक लोन टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैज़ इंक्रीज टू 22.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अक्टूबर के मंथ का डेटा है और उस डेटा के अकॉर्डिंग बैंक क्रेडिट, जो बैंक्स हैं जो वो एनबीएफसीज को क्रेडिट देते हैं, वो 22% तक इंक्रीज हुआ है। लेंडर्स एक्सपोजर टू दिस सेक्टर वाज अप्रॉक्सीमेटली 14.8 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू केयर एज रेटिंग। तो केयर एज रेटिंग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बैंक्स हैं जो एनबीएफसीज को लोन देते हैं उसमें 22% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और अगर आपको पता हो, आप रेगुलर है चैनल में, तो आपको लास्ट मंथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिस्क वेट है फॉर बैंक लोन्स उसको स्पेशली टू हायर रेटेड एनबीएफसीज उसको भी इंक्रीज किया था। और सिंपल इसका रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही चाहता था कि जो बैंक्स हैं उनका जो एक्सपोजर है अनसिक्योर्ड लोन्स पर, या जो एनबीएफसीज में जो उनका एक्सपोजर है वो रिड्यूस हो। हालांकि अक्टूबर के महीने में का डेटा अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, एंड दिस इज़ द ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑफ एनबीएफसीज ऑन बैंक फाइनेंस। देख सकते हैं एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज,
पब्लिक फाइनेंस कंपनीज में कितना एक्सपोजर है और कितनी लेंडिंग है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की। तो फिलहाल आरबीआई ये नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो बैंक्स का एनबीएफसीज में, स्पेशली शेडो बैंक्स में, और इसीलिए वो इंक्रीज़ किया गया था। लेकिन फिलहाल के लिए डेटा ये कह रहा है कि 22% का इंक्रीज लास्ट ईयर से देखने को मिल रहा है इस ईयर में। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल। सेंसेक्स राइज 1384 पॉइंट्स टू न्यू हाई इन बुल चार्ज। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी मिंट में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि बीजेपी की विक्ट्री के बाद हमें मार्केट में जो वो सर्टनिटी की सिचुएशन है वो देखने को मिले, जिसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स ने एक सिग्निफिकेंट हाइक अचीव किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एडवेंट आईज $2 बिलियन फ्रॉम सेल ऑफ भारत सीरम। तो यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी मेजर एडवेंट इंटरनेशनल इज लुकिंग टू सेल इट्स इंटायर स्टेक इन भारत सीरम एंड वैक्सीन। सो बीएसवी में जो स्टेक है, किसका स्टेक? एडवेंट इंटरनेशनल का। उस इंटायर स्टेक को सेल करने का सोच रही है एडवेंट इंटरनेशनल। तो पीएसवी क्या है? एक बायोफार्मास्यूटिकल लीडर है, कंपनी है इंडिया में, जो बेसिकली वुमेन हेल्थ केयर, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी मेडिसिन सेक्टर में काम करती है। और कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन का वैल्यूएशन जो है वो टोटल एंटरप्राइज वैल्यूएशन, या हम बोल सकते हैं 16,672 करोड़ का टोटल एंटरप्राइज वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो उसी के लिए एडवेंट का जो शेयर है बीएसवी में, उसको सेल करना चाह रही है एडवेंट। और इसके लिए कई सारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं अदर देन पी फर्म्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है। इसके अलावा जो अदर फर्म्स हैं उनको भी डिस्कशन में इंक्लूड किया जा रहा है। तो एडवेंट ने ऑलरेडी नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है एडवेंट ने अपने स्टेक को सेल करने के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सैमसंग में टेक टॉप स्पॉट इन इंडिया स्मार्टफोन मार्केट। तो सैमसंग इज ऑल सेट टू डिसलॉज Xiaomi इन स्मार्टफोन मार्केट, शेयर स्वीपिंग स्टेक dislodging it from the top slot is occupied for many years. So according to the projection by Counterpoint Research, एक रिसर्च एसोसिएशन है काउंटरपॉइंट, उसने ये एंटिसिपेट किया है कि जो सैमसंग है वो टॉप पोजीशन एक्वायर करने जा रहा है इन अपकमिंग टाइम, जहां पर वो Xiaomi को रिप्लेस कर देगा इन करंट ईयर 23। तो 18% का मार्केट शेयर गेन करते हुए इस कैलेंडर ईयर में जो सैमसंग है वो इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में टॉप पोजीशन को एक्वायर करेगा एज पर द काउंटर पॉइंट। एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल डोमिनेंस इन कैलेंडर ईयर 21, 22 एंड 23। कौन सी कंपनीज का डेटा दिया हुआ है? सैमसंग, वीवो, Xiaomi, रियलमी, ओप्पो एंड अदर्स। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। तो अभी तक फिलहाल Xiaomi टॉप पोजीशन पर था, बट फिलहाल के लिए जो प्रोजेक्शन है कि अब सैमसंग इस कैलेंडर ईयर के बाद सैमसंग जो है वो टॉप पोजीशन पर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया बेट्स ऑन बैटरी स्टोरेज टेक ज्वाइंस BESS ब्लॉक। तो मंडे को इंडिया बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS कंसोर्शियम का मेंबर बन गया है। व्हाट इज दिस BESS कंसोर्शियम? इट इज बेसिकली एन इनिशिएटिव दैट इज लेड बाय GLC क्या है? द ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल। तो जो ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल है किसकी? ग्लोबल एनर्जी अलायंसेस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, GEAPP। तो GEAPP की एक इनिशिएटिव है GLC, ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल। उसी में ये एक कंसोर्शियम क्रिएट किया गया है BESS, जिसका फुल फॉर्म है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्शियम। तो फाइनली इंडिया जो है वो इस BESS कंसोर्शियम का मेंबर बन चुका है। एंड एज अ पार्ट ऑफ इट्स कोलैबोरेटिव efforts, India stand among the pioneering nation committed for securing the 5 gigawatts BESS commitment by the conclusion of 2024। और अगर आपको पता हो तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने बैटरी स्टोरेज को लेकर के बहुत सारे मेजर्स अनाउंस किए हैं, कई सारे वायबिलिटी गैप फंडिंग अनाउंस करी है, जिसके तहत गवर्नमेंट जो है बैटरी स्टोरेज सिस्टम और कैपेसिटी को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनीज को VGF फंडिंग भी कर रही है। तो फाइनली गवर्नमेंट का जो मेजर है, गवर्नमेंट का जो ओरिएंटेशन है, जो इंक्लिनेशन है, उससे अलाइन है ये BESS ब्लॉक। और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने फाइनली ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्शियम है इसको ज्वाइन कर लिया मंडे को।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आरबीआई लाइकली टू कट रेपो रेट बिफोर Q2 फाइनेंशियल ईयर 25। तो एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एंटिसिपेट किया है कि जो बेंचमार्क रेपो रेट है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल के लिए उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं लाएगी, स्पेशली Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 तक। तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q2 तक फिलहाल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरह का चेंज नहीं करेगी बेंचमार्क रेपो रेट में। तो एसबीआई ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर सौम्या कांति घोष ने एक रिपोर्ट ऑथर करी है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये स्पेकुलेशन किया गया है कि आरबीआई जो है वो स्टेटस को मेंटेन करेगी अपकमिंग पॉलिसी रिव्यू में। द रेपो रेट विल अनाउंस ऑन 8 दिसंबर। तो जैसा कि अभी बिजनेस स्टैंडर्ड ने जो पोल कराया था उसमें भी यही एक्सपर्ट्स ने एंटिसिपेट किया था कि इस बार भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पॉज पर ही रहेगी, और एसबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही एंटिसिपेट किया जा रहा है। और एसबीआई ने तो टाइम ही बता दें कि इस टाइम तक यानी Q2 तक, अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के Q2 तक फिलहाल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेंचमार्क रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं करने जा रहे, क्योंकि मार्केट सिचुएशन ऐसी नहीं है और आरबीआई का प्राइमरी मैंडेट इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो फोकस है उस पर रहेगा। फिलहाल पॉलिसी रेपो रेट में कोई कट देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस